वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसवी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, मतलब बीटा ब्लॉकर। जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में, वो ब्लॉक हो जाते हैं बाय ड्रग्स। बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं बाय ड्रग्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अल्फा ब्लॉकर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बीटा ब्लॉकर इंपॉर्टेंट है। हर आपके एग्जाम में बीटा ब्लॉकर पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, एंड एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं अल्फा बीटा के, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इससे क्लासिफिकेशन देखेंगे, हम मैकेनिज्म देखेंगे एंड इसका फंक्शंस कैसे करते हैं, इसके एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारे। चिल होके बैठी आराम से समझेंगे। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या होते हैं। जो देखो, ये है सिनेप्स, आपको पता है। यहाँ पर ये क्या है, ऑर्गन है। ये क्या है, फर्स्ट न्यूरॉन है। फर्स्ट न्यूरॉन, यहाँ पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये वेसाइकल है जिसमें एससीएच नॉर एड्रेनलिन प्रेजेंट होएगा। नॉन एड्रेनलिन इधर आएगा और यहाँ पर अल्फा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे बाइंड होता है। ठीक है, ये बीटा रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है। क्लियर, मान लो। ठीक है, अब बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या होंगे, ये जो बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ये जो बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, इनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा तो नॉर एपिनेफ्रिन इन बीटा रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाएगा। अब बीटा रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो नॉर एपिनेफ्रिन इन बीटा रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाएगा, और बाइंड नहीं हो पाएगा तो इस नॉर एपिनेफ्रिन का फंक्शन नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, फंक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर, समझ में आएगा सारी चीजें। देखो, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर मीडिएटेड इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड एड्रेनर्जिक ड्रग। मतलब जो बीटा रिसेप्टर के थ्रू जो भी सिंपैथेटिक वर्क होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम का जो भी वर्क बीटा रिसेप्टर के थ्रू होएगा, वो नहीं हो पाएगा अगर हम बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब गाइस बीटा ब्लॉकर जो होता है, बीटा 1 एंड बीटा 2, मतलब जो रिसेप्टर उनको ब्लॉक कर देगा। अब गाइस बीटा 1 जो होता है, मैंने आपको बताया था हरिकिसन मतलब हार्ट और किडनी में पाया जाएगा। अब गाइस हार्ट के अंदर, हार्ट में पाया जाता है, तो हार्ट के अंदर बीटा रिसेप्टर क्या काम करता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, कंडक्शन बढ़ाता है। ठीक है, तो बीटा रिसेप्टर अगर ब्लॉक हो गया तो हार्ट रेट बढ़ नहीं पाएगी, तो हार्ट रेट कम हो जाएगी, डिक्रीज हार्ट रेट। कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, कंडक्शन भी नहीं हो पाएगा तो डिक्रीज कंडक्शन, एंड कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, वापस मैं बता रहा हूं कि हार्ट है, हार्ट के अंदर बीटा 1 रिसेप्टर होता है। इन बीटा 1 रिसेप्टर पे एड्रेनलिन बाइंड होता है, एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन बाइंड होता है, और क्या करता है, टेकिकार्डिया मतलब हार्ट बीट बढ़ाता है। नॉर्मली टेकिकार्डिया कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अगर हम इन बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे बाय बीटा ब्लॉकर, देन ये एक्शन नहीं हो पाएंगे और टेकिकार्डिया की जगह ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज की जगह कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। जो ये लाइन यहाँ पर ये लिखी हुई है, समझ में आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, हमने बताया बीटा 1 रिसेप्टर किडनी में भी पाया जाता है, तो किडनी में गाइस ये रेनिन का सिक्रीशन कम करता है और बीपी कम हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बताते हैं स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन कम करता है। स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन कम करेगा, मतलब क्या हुआ, जो स्केलेटल मसल के अंदर जो ब्लड की गति है उसको रोक देता है। ब्लड फ्लो जो होता है स्केलेटल मसल में उसको कम कर देगा। और ब्लड फ्लो गाइस, अब स्केलेटल मसल में ब्लड फ्लो कम हो गया तो ब्लड स्केलेटल मसल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो एक्सरसाइज टॉलरेंस घट जाती है। मतलब जब एक्सरसाइज करेंगे, जो भी पीपल एक्सरसाइज करेगा वो जल्दी से थक जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, तो जल्दी से थक जाएगा। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एथलीट्स में हम नहीं देते, क्योंकि एथलीट्स को बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या होता है। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। तो जो बीटा ब्लॉकर होते हैं ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करते हैं। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बनेगा तो गाइस हाइपोग्लाइसीमिया जो कंडीशन है वो ट्रीट नहीं हो पाएगी। तो ये जो बीटा ब्लॉकर है ये डिले रिकवरी फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब गाइस क्रोनिक यूज ऑफ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का हम नॉन सिलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर होते हैं उनका अगर हम ज़्यादा यूज कर लें तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL जो होता है वो बढ़ जाता है। जो HDL होता है वो कम हो जाता है। HDL क्या होता है, अच्छा वाला लिपोप्रोटीन होता है, तो HDL कम हो जाएगा तो गाइस अच्छा वाला जो लिपोप्रोटीन है वो कम हो जाएंगे, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। ठीक है, एंड उससे क्या होएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है।
लिपोप्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एचडीएल, एलडीएल। एलडीएल बैड वाला होता है और एचडीएल अच्छा वाला होता है। क्लियर। अब आई में बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, आई के अंदर जो एक्वियस प्रोडक्शन होता है उसको कम कर देते हैं। क्लियर, आई के अंदर समझ में आ गया। नेक्स्ट, ब्रेन के अंदर डिप्रेशन करते हैं, इनसोम्निया कर देते हैं, नाइट मेयर्स कर देते हैं। ठीक है, नाइट में गंदे सपने आते हैं। क्लियर, डिप्रेशन आपके हो जाएगा, नींद नहीं आएगी आपको। क्लियर। ब्रोंकाई में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्रोंकाई में आपको पता है बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर नॉर्मली क्या करते हैं, ब्रोंको क्या कर देते हैं, डायलेशन करते हैं। ब्रोंको डायलेशन करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर के। अगर नॉर एपिनेफ्रिन बाइंड हुआ तो क्या एक्शन होता है, ब्रोंको डायलेशन का। ठीक है, ब्रोंको डायलेशन का एक्शन होगा नॉर्मली। अगर हम बीटा 2 ब्लॉकर को हम ब्लॉक कर देंगे तो ब्रोंको डायलेशन की जगह क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो बीटा ब्लॉकर क्या कराते हैं, ब्रोंको डायलेशन की जगह क्या करा देंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा देंगे। इसलिए बीटा ब्लॉकर्स को हम सीओपीडी या फिर अस्थमा जो पेशेंट्स हैं उनमें नहीं देते। ब्रोंकियल अस्थमा एंड सीओपीडी पेशेंट्स में हम नहीं देंगे। समझ में आ गया सारी चीजें। नेक्स्ट, अब ब्लॉक सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स हैं वो ब्लॉक कर देता है ये बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जो होता है, जो हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम है उससे ब्लॉक कर देगा। कैसे ब्लॉक करेगा, स्टेबल समझते हैं। कैसे हाइपोग्लाइसीमिया है पेशेंट के, दो डायबिटीज़ पेशेंट है मान लो, उसके हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, तो डायबिटीज़ पेशेंट है तो हमने उससे इंसुलिन दिया भाई, इंसुलिन हमने दी डायबिटीज़ पेशेंट को, या फिर सल्फोन्यूरिया हमने दिया। इंसुलिन सल्फोन्यूरिया क्या कर देगा, ब्लड शुगर एकदम कम कर देगा। अब गैस ब्लड शुगर कम होएगी, हाइपोग्लाइसीमिया क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया जो कंडीशन है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है। जो सिंपैथेटिक सिस्टम कम हो जाए, जैसे ग्लूकोज कम होएगा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करवाता है गैस, आपको पता है लीवर के अंदर ग्लूकोज बनवाएगा, मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है। सिंपैथेटिक सिस्टम हमने पढ़ा था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएगा। क्लियर। साथ साथ में जो हार्ट बीटा 1 रिसेप्टर जो होता है वो एक्टिवेट होएगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगी, आपकी पाल्पिटेशन हो जाएंगी। स्केलेटल मसल भी एक्टिवेट होएगी, स्केलेटल मसल में क्या आएंगे, ट्रीमर्स आने लग जाएंगे। जो बीटा 2 रिसेप्टर है स्केलेटल मसल में वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये नॉर्मल सिम्टम्स आएंगे। ब्लड वेसल में भी एक्टिवेशन हो जाएगा अल्फा 1 रिसेप्टर का एंड बीटा 2 रिसेप्टर का। तो नॉर्मल बीपी नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि अल्फा 1 कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अल्फा 1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा एंड बीटा 2 वैसो डायलेशन करेगा, तो नॉर्मल सा रहता है। लेकिन ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ठीक है, लीवर स्टिमुलेट हो जाएगा, आपके जो बीटा 1 हार्ट के अंदर टेकिकार्डिया एंड पल्पिटेशन आ जाएंगे एंड स्केलेटल मसल के अंदर ट्रीमर आ जाएगा। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हैं कि ट्रीमर आना, हार्ट बीट बढ़ना, पल्पिटेशन आना, ये हाइपोग्लाइसीमिया के क्या है, सिम्टम्स हैं। क्लियर। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के एक्टिवेट होने के बाद में। क्लियर। लेकिन जब हमने प्रोपेनॉल दे दिया एंड बीटा ब्लॉकर दे दिया, तो प्रोपेनॉल क्या करता है, प्रोपेनॉल क्या करेगा गाइस, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोकता है और यहाँ पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो ये डिले रिकवरी, हाइपोग्लाइसीमिया से रिकवरी होने में डिले करता है। साथ में प्रोपेनॉल क्या करता है, बीटा 1 रिसेप्टर को क्या कर देगा, यहाँ पे ब्लॉक कर देगा एंड बीटा 1 रिसेप्टर यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे तो टैकीकार्डिया और पल्पिटेशन वाले सिम्टम्स क्या है, ये क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बीटा 1 ब्लॉक हो गया तो टैकीकार्डिया और पल्पिटेशन नहीं हो पाएंगे, टैकीकार्डिया पल्पिटेशन यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, अब गाइस बीटा 2 ब्लॉक कर दिया, ट्रीमर किससे हो रहा था, बीटा 2 रिसेप्टर से हो रहा था। तो बीटा 2 ब्लॉक हो गया तो साथ में ट्रीमर भी नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया के जो वार्निंग सिम्टम है वो मास्क हो गए और हाइपोग्लाइसीमिया के जो वार्निंग सिम्टम क्या हो गए, मास्क। हाइपोग्लाइसीमिया के जो वार्निंग सिम्टम्स है वो ढक गए, हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि इस पेशेंट के हाइपोग्लाइसीमिया डिजीज़ है। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया जब आता है तो हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हम बीटा ब्लॉकर यूज़ करेंगे तो हमें ये सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बीटा ब्लॉकर जो होता है, जो बीटा रिसेप्टर्स हैं जिनसे ये सिम्टम्स आ रहे थे उन्हीं को ब्लॉक कर देगा, सिम्टम्स कैसे दिखेंगे हमें। क्लियर। नेक्स्ट, एक और करता है प्रोपेनॉल अदर बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल है उनमें बीटा 2 जो होता है उसको ब्लॉक कर देगा। बीटा 2 ब्लॉक होएगा तो वैसो डायलेशन नहीं हो पाएगा, वैसो डायलेशन नहीं हो पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1 से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होएगा, और सिर्फ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होएगा तो बीपी एकदम से बढ़ जाता है, बीपी एकदम से बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गई सारी, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है गाइस। ये टेबल नोट्स में नहीं दी हुई है तो आप इस टेबल को हैंड रिटन नोट कर लेना, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, तो समझ में आ गया ब्लॉक सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एक और सिम्टम होता है स्वीटिंग।
स्वेटिंग मस्करिनिक रिसेप्टर से होता है, तो मस्करिनिक रिसेप्टर को तो ब्लॉक करेगा नहीं, स्वेटिंग रह जाती है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखना, हैंस कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डायबिटीज पेशेंट में हम नहीं देते ये बीटा ब्लॉकर। समझ में आ गई सारी चीजें। नेक्स्ट, अब गाइस ब्लड वेसल्स में हम क्या इफेक्ट देखते हैं गाइस। ब्लड वेसल के अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर भी रहता है एंड बीटा 2 रिसेप्टर भी रहता है, आपको पता है गाइस। हम जैसे ही बीटा ब्लॉकर देंगे तो बीटा 2 रिसेप्टर, ये जो बीटा 2 है ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो अल्फा 1 ही रहेगा, अल्फा 1 ही रहेगा। तो जब शुरू में हम देंगे तो बीटा 2 ब्लॉक होएगा, अल्फा 1 वैसो कॉन्स्टेंट कराएगा, तो बीपी शुरू में तो बढ़ेगा, शुरू में तो बीपी बढ़ेगा। लेकिन गाइस बाद में क्या होता है, बीपी कम होता है, बीपी कम होने लग जाता है। अब बाद में बीपी कम क्यों होने लग जाएगा भाई, अल्फा 1 तो चालू है ही, तो अल्फा 1 को वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना चाहिए और बीपी बढ़ना चाहिए। लेकिन बाद में कम क्यों हो जाता है गाइस, क्योंकि बीपी किस पे डिपेंड करता है, कार्डिक आउटपुट पे। बीपी क्या होता है गाइस, ये हार्ट है हमारा, ये हार्ट है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। बीपी किसको बोलते हैं, सिस्टोलिक बीपी किसको बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो भी ब्लड बाहर जाएगा तो जो यहाँ पर प्रेशर जनरेट होएगा इन आर्टरीज पे, उससे भी तो बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब गाइज अब देखो, अब एक कंसेप्ट समझना, बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं, ये आपको पता है। अब गाइज बीटा 2 रिसेप्टर एंड बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट के अंदर। हम बीटा ब्लॉकर देंगे तो बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे और हार्ट क्या एक्टिविटी कम हो जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगी, हार्ट की रेट कम हो जाएगी, हार्ट का कंडक्शन कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कार्डिक जो आउटपुट है गाइज वो कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है, CO, कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कार्डिक आउटपुट कम होएगा गाइज तो ब्लड कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाएगा नहीं भाई, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, मतलब जाने के लिए ब्लड है ही नहीं, तो ब्लड प्रेशर कहाँ से बढ़ेगा गाइज। ठीक है, समझ में आएगा। कार्डिक आउटपुट अगर कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो लास्ट में कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो बीपी अपने आप कम हो जाता है। क्लियर? शुरू में बीपी बढ़ेगा क्योंकि अल्फा 1 का अनअपोज्ड एक्शन है, लेकिन बाद में कार्डिक आउटपुट कम होने से बीपी कम हो जाता है। क्लियर? तो देखो क्या लाइन लिखी हुई है, ब्लड वेसल पे क्या फर्क डालेगा, ब्लॉकेज ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर इनिशियली मेक अस राइज इन पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, क्योंकि वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन होएगा तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा ड्यू टू अनअपोज्ड अल्फा 1 एक्शन। हाउएवर कंटिन्यूड एडमिनिस्ट्रेशन लीड टू फॉल इन पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इन पेशेंट विद हाइपरटेंशन ड्यू टू क्रोनिक रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट। समझ में आ गया, कार्डियक आउटपुट होने कम होने की वजह से जो बीपी है वो कम हो जाता है, बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी कम हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, ये समझाई दिया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो गाइस बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को हम नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर भी कहते हैं, मतलब ये कहीं भी बाइंड हो सकते हैं, बीटा 1 पे भी बाइंड हो सकते हैं, बीटा 2 पे भी बाइंड हो सकते हैं, इनका कोई भी सिलेक्शन नहीं, मतलब दोनों पे बाइंड हो सकते हैं। ठीक, इसका निमोनिक है पति ने पिस्तौल से उड़ाया, नॉन सेलेक्टिव का एग्जाम्पल है। पी से पति से, पैसे प्रोपेनोल, तीमोलोल एंड ने नाडालोल, पिस्टोल से पिंडोलोल एंड से सोटेलोल। उड़ाया साइलेंट है। ठीक, तो नॉन सेलेक्टिव में फर्स्ट जनरेशन प्रोपेनोल, टिमोलोल, नाडालोल, पिंडोलोल एंड सोटेलोल। सेकंड जनरेशन जिसे हम बीटा 1 सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक ब्लॉकर भी कहते हैं, मतलब ये बीटा 1 पे जाएंगे उसे ब्लॉक करेंगे। इसका निमोनिक है आ बेल मुझे मार, मतलब एटिनोलोल, एसिब्यूटोलोल, बेल से बिसोप्रोलोल, मुझे आ बेल, मुझे मेटोप्रोलोल, मार मुझे ए भी आ रहा है तो एस्मोलोल। तो समझ में आ गया ये सारे निमोनिक। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है। थर्ड जनरेशन में आता है बीटा ब्लॉकर विद एडिशनल वैसोडाइलेटरी इफेक्ट। इनमें आएगा नॉन सेलेक्टिव एंड बीटा 1 सेलेक्ट। नॉन सेलेक्टिव में आएगा लेबिटोलोल एंड कार्बिडोलोल। मतलब ये ऐसे बीटा ब्लॉकर है जो वैसोडाइलेटरी इफेक्ट भी रखते हैं। क्या रखते हैं? वैसोडाइलेटरी इफेक्ट भी रखते हैं। इनमें फर्दर डिवाइडेड है दो कैटेगरीज में, नॉन सेलेक्टिव एंड बीटा 1 सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में लेबिटोलोल आता है एंड कार्बिडोलोल आता है। इसको आप याद कर सकते हो एलसी से। ठीक है, एंड बीटा 1 सेलेक्टिव में आप याद कर सकते हो BC, वो गाली होती है ना BC, उससे याद कर सकते हो बेटालोल एंड सेलिप्रोलोल एंड नेबिवोलोल। समझ में आ गया? बेटाक्सोलोल। समझ में आ गया? ठीक, बहुत क्यूट BC यानी बहुत क्यूट भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं आगे थेरेपेटिक यूज क्या है बीटा ब्लॉकर की।
थेरेपेटिक यूज़ क्या है बीटा ब्लॉकर का वो हम देखते हैं। अब गाइस बीटा ब्लॉकर को हम हाइपरटेंशन में देते हैं। अब क्यों देते हैं हाइपरटेंशन में वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बीटा ब्लॉकर मैंने भी बताया कार्डिक आउटपुट कम करता है, कार्डिक आउटपुट जो होता है वो कम करता है बीटा ब्लॉकर, इसलिए हम देते हैं हाइपरटेंशन में ट्रीट करने के लिए हाइपरटेंशन को। सेकंड, ये किडनी पे एक्ट करता है, किडनी में जो रेनिन होता है गाइस उसे कम करता है, रेनिन को कम करेगा तो बीपी अपने आप कम हो जाएगा। तो समझ में आ गया, क्लियर। और इन ड्रग्स को प्रेफर्ड करते हैं हम स्पेशली इन पेशेंट विद एंजाइना, एंजाइना के पेशेंट में, एमआई के पेशेंट में इस ड्रग्स को हम देते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एंजाइना प्रोफाइलैक्सिस में भी इसका काम करते हैं। कैसे? क्योंकि बीटा ब्लॉकर जो होता है ये क्या करता है, नॉर्मली क्या होता था पहले जो हार्ट है उसके अंदर बीटा 1 रिसेप्टर होता था, तो नोर एड्रेनलिन या नोर एपिनेफ्रिन इस पे बाइंड होते थे एंड क्या होता था, हार्ट रेट बढ़ जाती थी, टैकीकार्डिया हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, हार्ट रेट कम हो रही है, डिक्रीज हार्ट रेट। अब गाइस हार्ट रेट कम हो रही है मतलब जो मायोकार्डियम है उसको, मतलब हार्ट रेट जो है वो कम हो रही है गाइस, हार्ट रेट कम हो रही है एंड जो मायोकार्डियम है, जो मायोकार्डियम मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो रही है। अब मायोकार्डियम गाइस कम कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मायोकार्डियम को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम होएगी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होएगी गाइस, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, एंजाइना किससे होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से। तो एंजाइना में ये ड्रग्स देंगे तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होएगी, तो मतलब एंजाइना को ट्रीट करने के लिए या प्रोफाइलैक्सिस करने के लिए हमें ये ड्रग देते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, कार्डियक एरिथमिया, बीटा ब्लॉकर को हम एट्रियल एरिथमिया में मेनली यूज़ करते हैं। एरिथमिया क्या होता है, एबनॉर्मल जो कार्डियक एक्टिविटीज़ हैं उनको बोलते हैं एरिथमिया। ये सारी अब वर्ड्स याद रख लो, एरिथमिया वाले हम सीवीएस के अंदर सब कुछ करेंगे कि एरिथमिया कौन सी ड्रग देंगे, क्या, ठीक है। तो ये नॉर्मली याद रख लो कि बीटा ब्लॉकर को हम एट्रियल एरिथमिया में देते हैं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, एट्रियल फ्लटर हो गया, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया। ये हम जो वर्ड्स हैं ये वहाँ पर डिस्कस करेंगे टोटली, ठीक है, अभी ध्यान रख लो ना। वेंट्रिकुलर एरिथमिया में हम रेयरली देते हैं इसे, ये भी ध्यान रखना। अब माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में हम इसे देते हैं, प्रोपेनोल है, मेटाप्रोलोल है, ये माइग्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिड्यूस करने में काम में आते हैं। नेक्स्ट, हाइपरथायरॉयडिज्म में गाइस ये देते हैं क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में कुछ सिम्टम्स होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, जैसे टैकीकार्डिया हो गया, पल्पिटेशन हो गया, ट्रीमर हो गया, एंजाइटी हो गया, ठीक है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के ये बीटा ब्लॉकर रिड्यूस कर सकता है, बीटा ब्लॉकर रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि बीटा रिसेप्टर अगर ब्लॉक हो जाएगा बीटा रिसेप्टर तो क्या होएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, ठीक, हार्ट रेट कम हो जाती है, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स है ये बीटा ब्लॉकर क्या कर देगा, ट्रीट कर देता है, ठीक। साथ साथ में गाइस बीटा ब्लॉकर जैसे प्रोपेरानोल है ये क्या कर देता है, जो T4 है उसको T3 में कन्वर्ट नहीं होने देता, T3 क्या है, एक्टिव फॉर्म में, तो इसलिए क्या है हम इसे थायराइड स्टोर में भी यूज ले सकते हैं प्रोपेरानोल को। समझ में आ गया। तो ये जो फंक्शन बता रहा हूँ ना थेरेपेटिक यूज बीटा ब्लॉकर के, ये मैं प्रोपेरानोल को स्पेसिफिक लेके बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आपको आ जाए ना प्रोपेरानोल के फंक्शन बताओ तो ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये सारे लिखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें फियोक्रोमोसाइटोमा। इस फियोक्रोमोसाइटोमा में जो कार्डियक मैनिफेस्टेशन होती है, जैसे मायोकार्डियल इस्चेमिया हो गया, फियोक्रोमोसाइटोमा में होता है, जो कार्डियक मैनिफेस्टेशन है उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। बीटा ब्लॉकर को गाइस ग्लोकोमा में भी दिया जाता है, ग्लोकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने के लिए हम देते हैं ग्लोकोमा में, ठीक है। क्यों देते हैं, क्योंकि जो एक्वेस ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन कम कर देता है, जो एक्वेस ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन बीटा ब्लॉकर कम कर देगा, ठीक है। एंड साथ साथ में टिमोलोल जो होता है इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज बीटा ब्लॉकर इन ग्लोकोमा, जो टिमोलोल है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज बीटा ब्लॉकर है ग्लोकोमा के अंदर। समझ में आ गया। नेक्स्ट, एक्यूट एंजाइटी स्टेट, बीटा ब्लॉकर को हम जो एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं उसको रिड्यूस करने के काम आता है। अब एंजाइटी के क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे एंजाइटी हो जाती है ना तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो बीटा ब्लॉकर देंगे तो हार्ट रेट कम हो जाएगी, पल्पिटेशन आने लग जाते हैं, ट्रीमर आने लग जाते हैं हाथ में, तो बीटा ब्लॉकर देंगे तो ट्रीमर भी कम हो जाते हैं, जैसे प्रोपेरानोल दे दिया हमने, ठीक है। साथ साथ में अल्कोहल विड्रोल में भी काम में आता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम सिलेक्टिव बीटा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर की, सिलेक्टिवली बीटा 1 पे जाएगा और उस पर बाइंड करेगा, ठीक है। अब गाइस बीटा 1 पे जाएगा, ओनली बीटा 1 पे जाएगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होएगा, क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कब होता है, जब बीटा 2 को ब्लॉक होता है, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर क्या कराता है, ब्रोंको डायलेशन कराता था,
ब्रोंको डायलेशन कराता था। तो बीटा 2 ब्लॉक होएगा तो क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होएगा। लेकिन यहाँ पर सिलेक्टिव बीटा 1 है, बीटा 2 पे कहीं जा ही नहीं रहा ये, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन यहाँ पर रिस्क बहुत कम है। नेक्स्ट, लेस इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो सिलेक्टिव क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, लिपिड प्रोफाइल पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता। तो ये एडवांटेज है सिलेक्टिव के, 2 एडवांटेज आपको दिख रहे हैं ऊपर। क्लियर। एस्मोलोल क्या करता है, एस्मोलोल सिलेक्टिव बीटा 1 एड्रेनलिन ब्लॉकर है। ये आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में देते हैं, हम आईवी देते हैं। यूज फॉर रैपिड कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट इन सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया। एक तरह का एरिथमिया है, जब जस्ट नाम याद रखो, हम सीवीएस में सारे एरिथमिया डिस्कस करेंगे डिटेल से। क्लियर। यूज फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ वेंट्रिकुलर रेट इन सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया। ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में भी हम इसे यूज लेते हैं एस्मोलोल को। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी मतलब बीपी बढ़ रहा है, साथ साथ में ऑर्गन भी डैमेज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम एस्मोलोल का यूज लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट गाइस, बीटा ब्लॉकर विद एडिशनल वैसोडायलेटरी एक्शन। मतलब बीटा रिसेप्टर तो ब्लॉक हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में वैसोडायलेटरी एक्शन भी है। तो ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है, लेबिटालोल। लेबिटालोल क्या करता है गाइस, बीटा 1, बीटा 2 एंड अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ये तीनों रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे। साथ साथ में गाइस ये एगोनिस्ट एक्टिविटी भी रखता है, पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी रखता है बीटा 2 रिसेप्टर के लिए। बीटा 2 रिसेप्टर के लिए पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी भी रखता है। तो बीटा 2 रिसेप्टर क्या करता है, वैसोडायलेशन है, इसलिए तो यहाँ रखा है बीटा ब्लॉकर विद एडिशनल वैसोडायलेटरी एक्शन। समझ में आएगा। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेड ओरली। हम इसे ओरली भी दे सकते हैं या फिर इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं। अंडर को एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बहुत तगड़ा वाला फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब लीवर से इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, तो बायोलिटी एकदम कम हो जाती है। ठीक है, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से हम बायोलिटी इसकी बहुत पुअर रहती है। और ये जो ड्रग है हम प्रेगनेंसी के दौरान इससे पीपी मेंटेन करने के लिए दे सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो सेफ फॉर यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओरल लेबिटालोल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन है तो ओरल लेबिटालोल हम दे सकते हैं। अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है तो हम इंट्राविनस देंगे, क्योंकि इसकी बायोलिटी कम रहती है। तो आईवी लेबिटालोल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो गाइस ये आपका पूरा बीटा ब्लॉकर हुआ। बीटा ब्लॉकर के सारे एक्शन देखे, लेबिटालोल के बारे में देखा, एस्मोलोल के बारे में देखा, सिलेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो ये सारा हमारा सिस्टम हुआ। तो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छे लगे हों तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत 3 कोर्सेज हैं, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी and for notes you can download our app and you can also join on Insta and Telegram and you can also subscribe. Thank you guys. Stay safe, stay healthy.